इस वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे और इसके अंत में हम 1 पेजर नोट की मदद से इसको पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, संविधान की प्रस्तावना जो है, जिसको हम प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये होता क्या है? तो प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक प्रकार से परिचय पत्र है, जिससे हमें पता चले कि संविधान से हम क्या क्या अपेक्षा कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन से फीचर्स होंगे जो हमारा संविधान धारण किए हुए होगा। इसको हम भूमिका भी कह सकते हैं। जैसे हम किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं हमारी यूपीएससी में ही, तो उसकी पहले एक भूमिका देनी होती है, जिससे ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाता है उस पूरे टॉपिक का। तो उसी तरीके से हम संविधान की प्रस्तावना को मान सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है ये हमारे संविधान का सार है। इसीलिए जो एक प्रख्यात न्यायवादी हैं एन.ए. पालकीवाला, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अब भारतीय संविधान में इसको लिया कहाँ से गया? तो जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, उसी पर यह आधारित है हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अगर हम इतिहास की बात करें कि किस दुनिया के कौन से संविधान में इसकी सबसे पहले अवधारणा आई, तो वो होगा अमेरिकी संविधान। तो अमेरिकी संविधान से हम कह सकते हैं कि इसको प्रेरित होकर लिया गया। और यहाँ भारतीय संविधान में कहाँ से आया? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने दिया उससे आया। ठीक है, अब जो प्रस्तावना है उसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए। जो शुरुआत में प्रस्तावना थी वो अलग थी, और उसमें आगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लाके 3 शब्दों को और जोड़ दिया गया। तो चलिए पहले तो प्रस्तावना को ही देख लेते हैं, फिर एक एक करके इसमें जो सभी मुख्य शब्द हैं उनको देखेंगे, उनकी व्याख्याओं को देखेंगे और पूरी प्रस्तावना को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, इसके अंदर जो शब्द हैं मुख्य, वो क्या क्या हैं? सबसे पहला है प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष या जिसको हम पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार का न्याय है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। यहीं पे 2 प्रकार की समता की बात की गई है, जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। फिर बताया गया है कि ये कैसा होना चाहिए कि व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखे, साथ में ये सुनिश्चित करे कि बंधुत्व बढ़े इससे, और इसके लिए कौन लोग ये चाह कौन रहे हैं? हम भारत के लोग, हम सभी लोग दृढ़ संकल्पित हैं और इसको चाह रहे हैं। इसी के साथ इसमें जो उल्लेख है कि कब ये हमारा जो संविधान है वो बना, तो उस तिथि का भी यहाँ पे, दिनांक का भी उल्लेख किया गया है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं प्रस्तावना के तत्व को कि कौन कौन से इसमें मूल तत्व हैं। तो सबसे पहले तो इसके अधिकार का ही पता चलता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। तो प्रस्तावना के अनुसार जो संविधान के अधिकार का स्रोत है वो भारत के लोग हैं। ठीक है, भारत के लोगों से ही भारत का संविधान शक्ति अधिग्रहित करता है। भारत की प्रकृति कैसे होगी? तो ये भी प्रस्तावना में घोषित हो जाता है कि प्रकृति में भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश हो। अब संविधान के उद्देश्य क्या हैं? क्या प्राप्त करना चाहता है संविधान? तो इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये संविधान के उद्देश्य हैं। इसी तरीके से संविधान लागू होने की तिथि भी इसमें बताई गई है। तो वो तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये सारे तत्व हैं संविधान के। अब एक एक करके प्रस्तावना के जो मुख्य शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में इन शब्दों को पूछा जाता है, इससे जुड़ी हुई चीजों को
पूछा जाता है। अंत में कुछ प्रश्न भी मैं आपको इससे रिलेटेड दे दूंगा यहाँ स्क्रीन पे, आप उनको भी फिर कमेंट में आंसर कर सकते हैं, ठीक है, जो आए हुए यूपीएससी के क्वेश्चन से। तो देखिए, सबसे पहला जो शब्द है वो है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या है कि भारत किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है। भारत के चाहे आंतरिक फैसले हों या बाहरी फैसले हों, दोनों के लिए भारत स्वतंत्र है अपने फैसले लेने के लिए, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था, ठीक है, तो बहुत सारे देशों की ये कोशिश थी, खासकर कि यूरोपियन जो देश थे, कि भारत अपना जो अलाइनमेंट रखे वो यूएसए की तरफ रखे, मतलब, और यूरोप की तरफ रखे, कि अगर वो लोग सैंक्शन लगा रहे हैं रशिया के ऊपर, वो उसकी इकोनॉमी, वो उससे तेल आयात नहीं कर रहे हैं, तो भारत का भी यही रुख रहे कि भारत भी उससे तेल आयातित ना करे। पर भारत ने यहाँ पे क्लियर किया कि नहीं, जब आप लोगों को जरूरत होती है, आपका फायदा हो रहा होता है, तो आप अपने फायदे के हिसाब से चीज़ों को करते हो, है ना, तब तो आप नहीं आते हो हमें समझाने। और जब अब हमें फायदा हो रहा है, हमें सस्ता तेल मिल रहा है, तो हम आपकी बात क्यों सुने। अब भारत ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है। इसी तरीके से हमारे जो आंतरिक मुद्दे होते हैं, जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, या फिर आपने देखा होगा जब किसान नेताओं का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उस समय पे कनाडा ने और बाकी के कुछ देशों ने भी उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की। वो भारत को बता रहे थे किस तरीके से काम करना चाहिए, पर भारत ने वहाँ भी कड़े शब्दों में बताया कि हम अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं और सक्षम हैं, तो हमें कोई दूसरा देश आके ये ना बताए कि हमें किस तरीके से चीज़ों को करना है, ठीक है। देखिए, दूसरा शब्द जो है वो है समाजवादी। हालांकि जो ये समाजवादी शब्द है ये शुरुआत में प्रस्तावना में नहीं था, बल्कि जो 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया, उसके अंतर्गत इसको यहाँ पे जोड़ा गया। देखो, अब समाजवाद सुन के यहाँ पे हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि हम जो चीन में समाजवाद है या जो रूस में समाजवाद है, उस तरीके का एक समाजवादिक उद्देश्य रखते हैं, ढांचा रखते हैं, या हमें उस तरीके के समाजवाद की बात यहाँ पे हुई होगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने योग्य है कि उस तरीके के समाजवाद की हम यहाँ पे कल्पना नहीं कर रहे हैं अपने संविधान में, बल्कि हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये साम्यवादी समाजवाद नहीं है जहाँ पे सारा जो उत्पादन हो वो केवल सरकार के अधीन हो, जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल भी हो ही ना। तो ये उस तरीके का समाजवाद नहीं, बल्कि ये रूस और चाइना के विपरीत एक, हम कह सकते हैं कि मिक्स रूप का समाजवाद है, जिसमें गांधीवादी विचार जो है और मार्क्सवादी विचार जो है उनका सम्मिश्रण है कहीं, जहाँ पे हम एक तरफ तो बाजार को खुला छोड़ते हैं कि जो भी व्यापार हो सके बाजार केंद्रित ही, उपभोक्ता को केंद्र में रखते हुए ही चीज़ों का संचालन हो, बाजार के अधीन जितनी आवश्यकता हो उतनी आपूर्ति के लिए काम किया जाए, तो ये सारी चीज़ें तो चलें ही। पर वहीं पे हम कुछ ऐसी भी चीज़ें रखते हैं जो सबकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जैसे अगर हम यातायात की बात करें तो यहाँ पे एक तरफ ये तो है ही कि प्लेन्स है, उसमें बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर कोई धनाढ्य व्यक्ति है जिसके पास पैसा है, वो उन चीज़ों का भी, उन सुविधाओं का भी लाभ उठा सकता है। वहीं पे जो आम जनमानस है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, जो हमारा रेलवे है, हमारी ट्रेन्स हैं, वो उपलब्ध हैं, जहाँ पे वो जाके अपना एक चालू टिकट लेके भी यात्रा एक जगह से दूसरी जगह कर सकते। इसी तरीके से स्वास्थ्य में यदि कोई व्यक्ति अमीर है तो वो एक बड़े अच्छे अस्पताल में भी जा सकता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, पर वहीं पे यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं भी है तब भी वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके भी, अस्पताल में जाके भी अपना इलाज करवा सकता है। तो यहाँ भारत में जो समाजवाद है वो इस तरीके का है कि सबको समानता मिले, सबके जो अधिकार हैं उनको संरक्षित किया जा सके, और इसका उद्देश्य है कि गरीबी, उपेक्षा, बीमारियां, इन सारी चीज़ों को हटाया जा सके, सभी को समान अवसर प्रदान किए जा सके। तो भारतीय समाजवाद इस लिहाज से इसी कारण से जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की आर्थिक नीति है 1991 की, जिसे हम LPG रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, वो भारत में आ पाई। यदि हम एक साम्यवादी देश रहते जैसे चाइना और रशिया है तो फिर इन चीज़ों को हम नहीं कर पाते, ठीक है। अगले वर्ड पे आते हैं, अगले शब्द पे आते हैं, जो कि है धर्मनिरपेक्ष। अब देखो, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है इसकी दो प्रकार से व्याख्या हो सकती है।
एक है जो पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में है, जहां पे धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि धर्म अलग है और जो राष्ट्र है, राज्य है, वो अलग है। जहां पे यदि जो राज्य है वो धर्म को किसी भी तरीके से आश्रय देता है तो हम उसको फिर धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते हैं। वहीं भारत में जो धर्मनिरपेक्षता की बात है वो ऐसी है कि हम सभी धर्मों का समान तौर पे सम्मान करेंगे और सभी धर्मों को समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। ठीक है, हालांकि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये भी 1976 में ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें जोड़ा गया। पहले ये शब्द भी इसमें नहीं था। और हमारे जो संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 है वो धार्मिक स्वतंत्रता का यहाँ पे अधिकार देता है, जिसके अंतर्गत यही है कि आप अपने धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं, जो भी धर्म मानते हैं उस धर्म का आचरण कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे संविधान में मूल अधिकारों में भी निहित है। अगला जो शब्द है वो है लोकतांत्रिक। तो लोकतंत्र दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है उसके अंदर लोगों के पास प्रत्यक्ष तौर पे अपनी शक्तियों का यानी डायरेक्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अवसर होते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर है तो वहां पे क्या होता है कि हर एक पर्सन डायरेक्टली कोई भी डिसीजन जो होगा गवर्नमेंट का, सरकार कोई भी फैसला ले रही है तो उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के तरीके हो सकते हैं, जैसे परिप्रेक्ष्य होता है जिसको रेफरेंडम कहते हैं। दूसरी तरीके का ऐसा ही है जिसे पहल इनिशिएटिव कहते हैं। प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना रिकॉल हो सकता है। और चौथे प्रकार का हो सकता है जनमत संग्रह कराना, जिसे प्लेबिसाइड कहते हैं। तो ये चार प्रकार हैं या हम कह लें चार मुख्य औजार हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिससे कि जो लोग हैं वो सीधे। वहीं पे दूसरी तरफ जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें क्या होता है कि हम एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि हमारे बिहाफ पे हमारी जगह सारे फैसले करता है। जैसे कि भारत में है तो यहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जिसमें प्रकार का हो सकता है प्रतिनिधि लोकतंत्र भी। एक हो सकती है संसदीय व्यवस्था, जैसे कि भारत में है, ब्रिटेन में है। और दूसरी हो सकती है राष्ट्रपति के अधीन व्यवस्था, राष्ट्रपति वाली व्यवस्था, जो कि अमेरिका में पाई जाती। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि हम हर एक क्षेत्र से एक सांसद को चुन के भेजते हैं। उस क्षेत्र के लिए वो जो सांसद है वो सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और उनके बिहाफ पे वो सारे फैसले। वहीं पे दूसरी तरफ जो राष्ट्रपति वाली शासन प्रणाली है, वहां पे सभी ने मिलकर एक राष्ट्रपति को चुना और फिर राष्ट्रपति सारी चीजों के लिए यहाँ पे जिम्मेवार रहता। देखिए, अगला शब्द है गणतंत्र। एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो दो प्रकार की हो सकती है या दो वर्गों में हम बांट सकते हैं इसे। पहली होती है राजशाही और दूसरी होती है गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में क्या होता है कि एक राजा होगा, जैसा कि हमें पता ही है, और आमतौर पे ये राजा किसी एक ही परिवार विशेष से आता होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिवार से कोई ना कोई राजा बने, यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तराधिकारिता वहां पे चलेगी और उत्तराधिकार के माध्यम से ही यहाँ पे फैसले, जैसा कि ब्रिटेन में है। वहीं पे जो दूसरे तरीके की व्यवस्था है गणतांत्रिक व्यवस्था, उसमें राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आया हुआ व्यक्ति होगा, तो उसका चयन होगा। जैसे भारत में अगर हम बताएं तो राष्ट्र प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति हैं हमारे। और वो कैसे चयनित होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा वो चयनित होते हैं। तो हमेशा जो भी ऐसे गणतांत्रिक व्यवस्था होगी वहां पे जो मुखिया होगा वो चुन के आएगा। वहीं पे ब्रिटेन में आपको पता ही है, रानी थी, राजा थे, है ना, तो उस तरीके की व्यवस्था चलती रहती है। प्रस्तावना में हम गणतंत्र का अर्थ क्या समझ सकते हैं कि जो भारत का प्रमुख है अर्थात जो राष्ट्रपति हैं, वो चुनाव के जरिए सत्ता में आएंगे और उनका चुनाव एक निश्चित समय अवधि में, समय काल में, जैसे कि भारत के केस में 5 साल का है, तो वो उस दौरान चुने जाएंगे। ठीक है, और वो उनका कार्यकाल होगा। अगला जो शब्द है वो न्याय है। प्रस्तावना में ही 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। अब इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वहीं पे जैसे आर्थिक अधिकार जो है हमारा, उसके लिए नीति निदेशक सिद्धांतों को दिया गया है। तो अलग अलग ये, चाहे हमारे मौलिक अधिकार हों,
नीति निर्देशक सिद्धांत हों, ये मिलके इस न्याय को सुनिश्चित। ठीक है, तो एक एक करके देखो, इनको भी समझ लेते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है सीधा सा कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, रंग हो, धर्म हो, लिंग हो, कुछ भी हो, उसमें उसके आधार पे हम उससे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सभी के साथ समान व्यवहार होगा। और जो पिछड़े हुए हैं, जैसे अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, या अन्य कोई भी पिछड़ा वर्ग है, उन सबको हम मुख्य धारा में लाने की, उनकी स्थिति में सुधार करने की कोशिश करेंगे। आर्थिक न्याय का अर्थ अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि जो संपदा हो, चाहे आय हो, संपत्ति हो, इन सब के आधार पे किसी के साथ एक तो भेदभाव ना हो, और दूसरा जो इसमें हाशिए पे हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनको संपन्न बनाने की, उनके लिए उनको लक्षित करके जो सरकारें हैं वो अपनी अलग अलग योजनाएं बनाएं ताकि उनको लाभ। यहीं पे जो तीसरा है राजनीतिक न्याय, तो राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो वोट देने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, किसी सरकारी दफ्तर में जाने का अधिकार हो, तो सभी के लिए वो समान रहेगा। बस होगा क्या, अब कोई कहे कि मुझे चुनाव लड़ना है, पर जो चुनाव के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अर्हताएं हैं, उन्हें ही अगर वो पूरा नहीं करता है तो तब तो नहीं लड़ने दे सकते हैं ना। वो कहे कि नहीं, मेरा तो ये जी राजनीतिक अधिकार था तो मैं लड़ूंगा, तो वो तो नहीं कर सकते। पर हाँ, जब वो इन सारी चीज़ों को पूरा कर रहा हो तब उसको हम ऐसा करने से रोक भी नहीं। ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व हैं, इन्हें कहाँ से लिया गया, तो इन्हें 1917 की जो रूसी क्रांति हुई वहाँ से ली। स्वतंत्रता अगला शब्द है हमारा। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि लोगों की जो भी गतिविधियां हों उन पे किसी भी प्रकार का रोक टोक ना हो, साथ ही साथ लोगों के विकास के लिए जो भी आवश्यक अवसर हैं वो प्रदान किए जाएं। प्रस्तावना में हर एक व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए, चाहे अभिव्यक्ति हो, विश्वास हो, धर्म हो, उपासना हो, सभी की स्वतंत्रता की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। इसके हनन के मामले में, जैसा कि आप जानते ही हैं, मौलिक अधिकार है हमारे पास, तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो अब ये प्रश्न आ सकता है आपके मन में कि जो स्वतंत्रता है, फिर ये स्वतंत्रता का अधिकार तो बिना किसी अंकुश के है, यानी हम अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी दूसरे की स्वतंत्रता का तो हनन कर सकते हैं। मतलब मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा मन किया मैं राह चलते किसी को एक थप्पड़ लगा, क्या मैं इस चीज के लिए स्वतंत्र हूँ? क्या मुझे उसका प्रतिकार नहीं झेलना होगा, या मेरे ऊपर किसी तरीके का कोई कानूनी बंधन नहीं रहेगा? तो जैसे ही एक तो आप जाके किसी को थप्पड़ लगाओगे, वो वापस 2-3 मारेगा आपको, वो तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो आपको झेलनी ही पड़ेगी। उसके बाद भी जब आप किसी के प्रति इस प्रकार की हिंसा कर रहे हो तो उसके भी तो स्वतंत्रता के अधिकार है ना, जिनका आपने हनन कर लिया। उस केस में वो भी फिर आपके अगेंस्ट न्यायालय में जा सकता है। तो हमारे जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो नियंत्रित हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जो सीमाएं हैं, जो संविधान में लिखी हुई सीमाएं हैं, उनके अंतर ही रह के अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना होगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता है या मौलिक अधिकार हैं, ये शर्त रहित नहीं है, शर्त के साथ है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो भी आदर्श हैं, ये सारे आदर्श कहाँ से आए? ये सारे आदर्श फ्रांस की क्रांति से आए। 1779 से 1799 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई, वहां से हमने ये चीजों को लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समता की बात कर लेते हैं। तो देखिए, समता का अर्थ क्या होता है, पहले तो यही समझ लें। तो समता का अर्थ है सीधा सा कि किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेषाधिकार ना हो। जैसे अगर हम ब्रिटिश एरा में देखें, ब्रिटिश काल में देखें, तो वहां पे कई सारे भेद किए जाते थे। जैसे भारतीयों के लिए अलग कानून है, ब्रिटिशर्स के लिए अलग कानून है। वहीं पे अगर हम पहले जाएं तो जो ब्राह्मण हैं और बाकी के जाति के लोग हैं, वर्ण के लोग हैं, उनमें अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग कानून थे। ऐसे ही अगर हम शरीयत में जाएंगे तो वहाँ पे भी अलग अलग प्रावधान। तो उस तरीके का कोई विशेषाधिकार किसी को ना दिया जाए, ये यहाँ पे समता का मूल। अब इसके अंदर हम अगर देखें तो हमारे जो मूल अधिकार हैं उनके अंदर ही ये सारी समताएं आ जाती हैं। चाहे आर्टिकल 14 को हम देखें, अनुच्छेद 14 को, जिसमें विधि के समक्ष समता का प्रावधान है, वहीं पे अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध नहीं होगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता रहेगी, अनुच्छेद 16 ये कहता है।
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को खत्म करने की बात करता है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है कि कोई भी आपकी जो उपाधि है, यदि आप सेना में रहे हैं या आपने पढ़ाई करके कोई अपनी उससे संबंधित उपाधि जैसे डॉक्टर आदि लोग लगाते हैं, वो उपाधियां हैं तो चलेगा, आप अपने नाम के साथ जोड़ सकते हैं। बाकी की कोई उपाधियां हैं तो उसको आप अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते। ये हमारा आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 के। देखो, इसी के साथ साथ राजनीतिक समता को अगर हम देखें तो इसको भी सुनिश्चित करवाने के लिए 2 प्रावधान हैं यहाँ हमारे संविधान में। पहला तो है कि धर्म, जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, ऐसा हमारा अनुच्छेद 325 कहता है। वहीं पे अनुच्छेद 326 जो है वो बताता है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान, ठीक है। जो भी वयस्क हो गए उनको मतदान देने का अधिकार रहेगा। बस होगा ये कि उनको जाके अपने कागज तो पहचान पत्र तो बनवाना ही पड़ेगा, है ना, उसके बाद ही होगा, पर उनको अधिकार होगा, उसके लिए कोई उनको रोक नहीं सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसमें अनुच्छेद 39 महिला और पुरुषों को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है, अधिकार को ये सुनिश्चित करता है। अगला शब्द है हमारा बंधुत्व। बंधुत्व हम जानते ही हैं, सीधा सा अर्थ है कि हमें भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। संविधान में इसीलिए एकल नागरिकता का प्रावधान रखा गया ताकि एक दूसरे से ऐसे हमारे में कटुता ना आए। अभी तो हम वैसे ही एक दूसरे को कह देते हैं कि राज्य के बेसिस पे, पर होता क्या कि अगर हम यहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान रख, कोई भी व्यक्ति 2 नागरिकताएं धारण करता है, एक भारत की और एक उस राज्य विशेष की जहाँ पे वो जन्मा या जहाँ पे उसने नागरिकता अर्जित की, और फिर उसके आधार पे ही उससे उस राज्य में भेदभाव हो। अभी ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। अब ये जो बंधुत्व की भावना है इसको कौन रक्षित करता है, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 51A 51 का हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठ सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करे, ठीक है। तो ये कहता है हमारा अनुच्छेद 51A, ठीक है। तो प्रस्तावना यहाँ पे कहती है कि हमें बंधुत्व है उसको 2 तरीके से यहाँ पे सुनिश्चित करना होगा। पहला तो है सभी व्यक्तियों का सम्मान हो, एक दूसरे का हम सम्मान करें, और दूसरा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। तो अखंडता शब्द भी जैसा कि पहले शुरू में ही हमने देखा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ही प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये शब्द समझ आ गए होंगे। अब देख लेते हैं प्रस्तावना का महत्व, की प्रस्तावना चाहिए ही क्यों, क्या फायदा है। तो देखो, जो संविधान सभा के अध्यक्ष से होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, उन्होंने बोला था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसी तरीके से भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं एम हिदायतुल्लाह, वो भी मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन ये एक घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है जिसमें हमारे राजनीतिक, सामाजिक, समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं जिन्हें एक क्रांति की ही परिवर्तित कर सकते। देखो, तो सीधा सा है कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना हमारी जो भी आधारभूत दर्शन है, हमारा जो भी राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो या नैतिक मूल्य हो, ये सारे दर्शनों को, ये सारे मूल्यों को समेटता है और एक छोटे से जगह पे, छोटे से हिस्से में हमें बता देता है कि हाँ, आप इस संविधान से ये सारी चीज़ों की अपेक्षा कर सकते। जिस तरीके से हम किसी मूवी को देखने से पहले उसका ट्रेलर देखते हैं और हमें समझ आता है कि हाँ, इस मूवी से हम ये चीज़ों को सोच के चल सकते हैं कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से संविधान जो है हमारा एक बृहद दस्तावेज है, उससे पहले प्रस्तावना एक छोटा सा, उसका हम समझ सकते हैं ट्रेलर है, जिसमें उसके अंदर क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या विचार होंगे, किस प्रकार का दर्शन है उसका, उसमें मूल्य कौन से होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अनुमान लगा सकते। संविधान का भाग है प्रस्तावना या फिर नहीं। तो सबसे पहले ये सवाल कब उठा, बेरूबाड़ी संघ मामला 1960। अब देखो, बहुत लंबे समय से ये डिबेट भी चलती रही है कि संविधान का भाग है प्रस्तावना या नहीं है, और कई बार यूपीएससी इस पे क्वेश्चन भी फ्रेम करता है। तो देख लेते हैं कि संविधान प्रस्तावना, ठीक है, तो उसके अंतर्गत कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
दूसरा मामला आता है 1973 में केशवानंद भारती मामला, जो सब जानते ही होंगे आप। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। अगला केस आया LIC ऑफ इंडिया 1995। इसमें फिर दोबारा से उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। अब आंतरिक हिस्सा है का मतलब क्या, कि ये इसका भाग है। तो अभी हम क्या समझे कि संविधान का भाग है प्रस्तावना या नहीं है। तो देखो, दो तथ्य हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। ठीक है, तो अभी हम क्या समझें कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या नहीं है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है। कहीं भी प्रश्न पूछा जाता है संविधान का भाग है या नहीं है, तो संविधान का भाग है। अब दो चीजें और ध्यान रखनी है। सबसे पहला, ये कई बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना क्या जो विधायिका है उसकी शक्तियों का स्रोत है और क्या उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो नहीं, दोनों ही चीजें नहीं है। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। ऐसे ही हम जैसे मूल जो अधिकार हैं उसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं अगर उनका हनन हो रहा है, और हम वहां पे न्यायालय से मदद मांग सकते हैं। तो क्या प्रस्तावना के संबंध में भी ऐसा किया जा सकता है? तो नहीं, प्रस्तावना जो है ये गैर न्यायिक है, अर्थात इसके लिए आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब प्रस्तावना में जो बदलाव हुए, जैसे हमने देखा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें 3 शब्द और जोड़े गए। तो आगे क्या बदलाव हो सकता है? तो हाँ, संविधान में तो देखो, जैसे कि हमें पता है संविधान में जब संशोधन करना होता है तो उसके लिए हमें धारा 368 के तहत संशोधन करना हो। यहाँ पे क्योंकि ये भी संविधान का एक भाग है तो इसमें भी संशोधन हो सकता है। लेकिन न्यायालय ने ये भी कहा है, ये भी व्यवस्था दी है कि संविधान जो प्रस्तावना है उसमें निहित जो मूल विशेषताएं हैं उनको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अगर चेंज होता है तो वो संशोधन अमान्य हो जाएगा। उसको अगर हम नहीं छेड़ते हैं तो वो संशोधन मान्य रहे। क्लियर है? समझ आ गई होगी अच्छे से प्रस्तावना। अब इसके बाद ये कुछ प्रश्न हैं आपकी स्क्रीन पे जो कि अलग अलग PCS में, स्टेट PCS में और आपके UPSC में आए हुए PYQs हैं। इनको अटेम्प्ट करिए। जो भी आपके आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हो, और वीडियोस के लिए इसी तरीके की चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखें।